स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखेंगे, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, हाफ लाइफ पीरियड, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान से इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और तैयारी कीजिए आने वाले एग्जामिनेशंस की। तो आइए सीखते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी का मीनिंग क्या होगा। आइए अब जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरह से एक्सपेरिमेंटली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह और डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमारे पास रिएक्शन है A gives you B। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T, ऐसे लिखा जा सकता है, या इसी को हम dA बाई dt ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में सीखा है। और अगर हम इसे रेट लॉ के अकॉर्डिंगली लिखते हैं तो रेट लॉ के अकॉर्डिंगली लिखा जाएगा रेट के a रेज टू द पावर 1। ये रेट एक्सप्रेशन और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन, इस तरह से हम रेट लिख सकते हैं। दोनों ही टर्म रेट के बराबर हैं, दोनों को इक्वेट करें तो बनेगा माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। इस तरह से कंसंट्रेशन को इधर ही ले आए हम, तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरह से बन सकता है, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। माइनस का साइन इधर जा सकता है और ये एक्सप्रेशन डी ए अपॉन ए माइनस के डी टी, इस ए को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ ऑन इंटीग्रेशन, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन आप जानते हैं इतनी टर्म का किया जाएगा, लिमिट लगा दी जाए, टाइम अगर 0 है कंसंट्रेशन A नॉट, टाइम अगर T है कंसंट्रेशन A। इस तरह से हमने इसका इंटीग्रेशन किया और जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा तो ये कुछ ऐसे रहेगा A नॉट A माइनस के T 0 टू T और फाइनल माइनस इनिशियल ln A माइनस ln A नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इस तरह से एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। साइन चेंज करके हम इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू ln A माइनस ln A। इस तरह से ये लिखा जा सकता है। साइन चेंज किया, नेगेटिव इधर आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह, यही एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा जा सकता है। क्योंकि ये लॉग में है, नेचुरल लॉग, सो आई कैन राइट ln A नॉट बाय A, ये एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें यहां पर नंबर दे देना है और ये आपको एक्सप्रेशन याद रखना होगा। ln की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे। ln हटाने के लिए मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 2.303 लॉग का यूज किया जाता है। इस तरह से ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास फॉर्म हुआ। सिमिलरली अगर हम लिखें t इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग a नॉट बाय a, ये एक्सप्रेशन हमें यहां पर याद रखने की जरूरत है। हम ध्यान रखेंगे A नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन और A है कंसंट्रेशन लेफ्ट। A नॉट है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन और A है हमारे पास कंसंट्रेशन लेफ्ट। इस तरह से हम अपने इस एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे। सो टाइम टेकन
फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। आप इनिशियल कंसंट्रेशन जानते हैं, आप कंसंट्रेशन लेफ्ट जानते हैं, आप बड़ी आसानी से अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। फर्दर, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। लाइफ टाइम का मीनिंग क्या होगा? वो टाइम पीरियड जब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होती है, और ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम इनफाइनाइट होता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या कंप्लीट होती हैं, तो आपको बताया गया था कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। सो रेडियो एक्टिव रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ये भी ध्यान रखें। एक और टर्म यहां से सीखेंगे, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ किसे कहा जाता है? हाफ लाइफ का मतलब हमें मालूम रहे, वो टाइम जब हाफ रिएक्शन हो जाए, वो टाइम जब हाफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, या वो टाइम जब हाफ प्रोडक्ट बन जाए, उसे हाफ लाइफ पीरियड कहा जाएगा। यानी अगर हमारे पास A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन लेफ्ट कितना रहेगा? इनिशियल का हाफ। जब इनिशियल हाफ में रह जाए उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। अब इन वैल्यूज को अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूं, तो ये बनेगा T इज इक्वल टू 2.303 के log A0 बाई 2, क्योंकि कंसंट्रेशन लेफ्ट इनिशियल का हाफ है, हाफ लाइफ पीरियड है, तो हम इसे T हाफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A0 से A0 कैंसिल हुआ, सो आई कैन राइट T हाफ 2.303 के log 2, और log 2 आपको याद होना चाहिए 0.3010, और इस तरीके से 2.303 के 0.3010 और T हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ऐसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या है। हाफ लाइफ पीरियड के एक्सप्रेशन में ध्यान रखने वाली बात है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। सो वी कैन से T half of first order reaction is independent on initial concentration। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए T 75% निकालना है, T 75% का मीनिंग हुआ वो टाइम पीरियड जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, या इसे हम T 3/4 भी कह सकते हैं। सो वो टाइम पीरियड जब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। कैसे करेंगे? A0 इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगी। नाउ कंसंट्रेशन लेफ्ट कितना हो जाएगा? अगर मैं कहता हूं 75% रिएक्शन हो जाए तो अमाउंट कितना बचेगा? 25। तो अगर मैं सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लो, 75% रिएक्शन होने के बाद कितना बचेगा? 25। और इस तरह से एक्सप्रेशन बन सकता है T75 2.303 के log 100 अपॉन 25। फर्दर सॉल्व कर दें 2.303 के log 4, और log 4 की वैल्यू हम जानते हैं, हमें याद होनी चाहिए 0.6020, और इस तरीके से T हाफ T 75% फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपको T 90% कहना हो, तो जब 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए लेफ्ट कितना होगा? 10। सो 100 और 10 इस वैल्यू को लेके सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपसे कहें T हाफ और T 3/4 के बीच में रिलेशन बताना है, और T 50% एंड T 75% के बीच में रिलेशन बताना है, तो आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होगा? पहले आपने T हाफ यानी T 50% को सॉल्व किया, फिर T 75% को सॉल्व किया, फिर एक को दूसरे से डिवाइड कर दिया जाए, यानी T हाफ डिवाइडेड बाय T 3/4, और ये सॉल्व करेंगे हम इस तरीके से
टी हाफ की वैल्यू ये रही, टी 75% आपके पास है कि 2.303 0.6020 कैंसल आउट हुआ, ये 2 पे चला गया। सो आई कैन से टी 3/4 इज इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। ये एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी ये एक्सप्रेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए एक तो आपको ये रिलेशन आना चाहिए और ऐसे ही आपने जो ट्राई करना है टी 90% एंड टी 99.9% में क्या रिलेशन है उसको आपने जरूर ट्राई करना है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आ जाए और अगर आपके पास टी हाफ टी 75% का रेशियो आ जाए, आप इन चीजों को ध्यान में रखें और इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश आपको करनी होगी। नाउ अगर आपसे कहें एवरेज लाइफ क्या होती है, लाइफ टाइम हमने बताया वो टाइम पीरियड जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, हाफ लाइफ जब आधी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर मैं कहूंगा एवरेज लाइफ तो इसका मतलब है जब 72% रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे हम एवरेज लाइफ के नाम से जानेंगे। दो छोटी सी चीजें और सीखेंगे, एक है थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक है एक्टिवेशन एनर्जी। सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन एनर्जी, आखिर मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, एटसेट्रा। देखिए एक बात ध्यान रखें, हम जानते हैं इस रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन कहा जाता है। हमारी नेचर में कार्बन अबंडेंस में है, हमारे बोर्ड में है, आपकी बॉडी के अंदर है, हर जगह कार्बन है, ऑक्सीजन भी अबंडेंस में है। इसका मतलब ये हुआ जब ये दोनों चीजें हैं तो इनमें रिएक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत है। ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसमें एक बार आप माचिस से आग लगा देंगे तब ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है और इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी बैरियर कहा जाता है। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी बैरियर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन। ध्यान रखें अब रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। यही कारण है कि रिएक्शन अपने आप नहीं होती। आपसे पूछें अगर बताओ एनर्जी बैरियर की इंपॉर्टेंस क्या है, अरे सब कुछ तो इंपॉर्टेंस इसी की है। आप खड़े हैं, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन है, फिर भी कंबशन नहीं हो रहा क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है। हमारी धरती पे फ्यूल है, वो फ्यूल खत्म नहीं हो रहा। अगर एनर्जी बैरियर ना होता तो फ्यूल का कंबशन ऑटोमेटिकली हो जाता। तो इसी एनर्जी बैरियर की वजह से फ्यूल का कंबशन नहीं होता। अगर एनर्जी बैरियर ना होता तो सभी मेटल का कोरोजन हो जाता, वो कोरोजन नहीं होता क्योंकि एनर्जी बैरियर वहां पे प्रेजेंट है। तो एनर्जी बैरियर की इंपॉर्टेंस पे अगर क्वेश्चन कहें तो आप इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके पास एनर्जी नहीं है, आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और बाहर से सप्लाई की गई इस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सके। इस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी रिएक्शन तुरंत हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक रिएक्शन फास्ट है, आखिर ऐसा क्यों है, तो आप कह सकते हैं क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, जल्दी उसको एनर्जी मिल जाती है, फटाफट वो प्रोडक्ट बनाता है। अगर मैं कहता हूं कि भाई एक रिएक्शन बहुत स्लो है, आखिर क्यों है, तो जवाब क्या रहेगा, क्योंकि वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है इसीलिए वो रिएक्शन स्लो है। तो इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ये ही एनर्जी है
जो रिएक्शन को कंट्रोल करती हैं, रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करती हैं, उसके डायरेक्शन को, उसकी वेलोसिटी को अफेक्ट करती हैं। इतनी सी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी। अगर मैं कहूं कि सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, तो वो आपको बताया था हमने, जब दो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं तो इनके कोलिजन होते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कोलिजन थ्योरी का हमारा एक पॉइंट है। नंबर ऑफ कोलिजन जो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम होते हैं, इसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और जिन कोलिजन की वजह से रिएक्शन होती है उन्हें इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। तो इफेक्टिव कोलिजन का मीनिंग क्या हुआ? वो कोलिजन्स जिनकी वजह से रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन किन की वजह से होगी? ऐसे कोलिजन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट में बदल पाएंगे। तो इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन क्या होगी कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए और उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। देखिए, ओरिएंटेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल जब आपस में टकराते हैं, सपोज आप अपने दोनों हाथों को टकराते हैं, एक क्लैपिंग की साउंड आती है। आपके पास एक कंडीशन है कि आपने हाथों को टकराया, क्लैपिंग की साउंड नहीं आई। क्लैपिंग की साउंड नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल कोलाइड तो हुए लेकिन उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी। एक्टिवेशन एनर्जी नहीं थी, साउंड नहीं आई और इस वजह से रिएक्शन नहीं हुई। और एक बार ऐसा हुआ कि एनर्जी तो आपने बहुत लगाई, बहुत एनर्जी से हाथों को टकराया, लेकिन इस तरह से टकरा दिया, इस तरह से टकरा दिया, इस तरह से कोलाइड कर दिया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। अगर आपका ओरिएंटेशन ऐसे होता तो क्लैपिंग की साउंड आती, क्लैपिंग की आवाज आती, लेकिन आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कोलिजन हमेशा इफेक्टिव क्यों नहीं होते? तो आपका जवाब क्या रहेगा? नंबर 1, कई बार उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर नहीं होती, और नंबर 2, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता, इस वजह से कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते। तो इस लेक्चर में हमने कुछ डेरिवेशन सीखे, उसके न्यूमेरिकल आपने अपने आप करने हैं। उसके न्यूमेरिकल जो भी एनसीईआरटी में गिवन है आप ट्राई करें, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। और थ्योरी के बेसिस पे एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह पे जो भी क्वेश्चन आ सकता है वो आपको बताया गया है। उनको अपनी कॉपी में नोट करें, उसके शॉर्ट नोट बनाएं, उनको याद करें। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे अरेनियस इक्वेशन और उससे कंसर्न न्यूमेरिकल।